नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रकाशिक समयावता। प्रकाशिक समयावता से आज आप जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं वे एक बार लाइक, शेयर व कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ें, जिससे आपको इन क्लासों का सदुपयोग हो सके। अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। देखिए, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, सबसे पहले यदि हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की बात करें तो इसमें कैसे हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें जो भी लिगेंड है उन लिगेंडों की जो अम्लता के रूप में, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक श्रेणी जिनमें लिगेंडों की प्रबलता हो या दुर्बलता। उन प्रबलता या दुर्बलता का जो क्रम है, चाहे वे घटता हुआ क्रम हो चाहे वे बढ़ता हुआ क्रम हो, यदि उसके रूप में उसको व्यवस्थित करते हैं और उससे जो हमें श्रेणी प्राप्त होती हैं उस श्रेणी को हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी इस श्रेणी में लिगेंडों की प्रबलता या दुर्बलता के आधार पर या तो घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम के रूप में जो इसको व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करने की जो श्रेणी होती है उस श्रेणी को हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखो, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी इंपॉर्टेंट है। इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में हम यहाँ पे जो 11th 12th और जो बीएससी ग्रेजुएशन तक की जो जितने भी लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्सों की एक श्रेणी लिखेंगे। उस श्रेणी को एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। उस ट्रिक को आप एक बार याद कर लेना तो आपको आगे की जितनी भी क्लासें होगी, जो भी कंपटीशन एग्जाम होंगे, उन सब में उस ट्रिक का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखते हैं कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो इसमें लिखेंगे कि ऐसी श्रेणी जिसमें लिगेंडों कि ऐसी श्रेणी जिसमें लिगेंडों को उनकी प्रबलता या दुर्बलता, प्रबलता या दुर्बलता, प्रबलता या दुर्बलता के बढ़ते या घटते क्रम में, प्रबलता का जो या तो बढ़ता हुआ क्रम है, प्रबलता या दुर्बलता या तो बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ क्रम है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी ये वह श्रेणी है जिसमें जितने भी लिगेंड्स है उन लिगेंड्स में जो भी प्रबल लिगेंड है और दुर्बल लिगेंड है, दो प्रकार के लिगेंड होंगे, या तो प्रबल लिगेंड होंगे या कैसे लिगेंड होंगे, दुर्बल लिगेंड। उन जो लिगेंड जितने भी दोनों प्रकार के लिगेंड्स हैं उनको चाहे बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में लिखो, यदि एक निश्चित सारणी के अंदर लिखते हैं उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देखो, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के लिए विशेष इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है उस ट्रिक को आपको याद रखना है। ये ट्रिक आपको ग्रेजुएशन तक के जितने भी लिगेंडों के बारे में अध्ययन करोगे सारे लिगेंड इसमें आ जाएंगे और उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। और वे ट्रिक क्या है, ट्रिक ऐसी है कि इसके बारे में ये कह सकते हैं ट्रिक के बारे में कि आई ब्रिटेन से सना कल फिर ओहा ऑक्सफर्ड है।
नास इधर नेहा इनाम पाए एनसीसी में। आई ब्रिटेन से सेना, कल फिर ओह ऑक्सफर्ड है, नास इधर नेहा इनाम पाए एनसीसी में। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक में आपके सारे लिगेंड आ जाते हैं और उन लिगेंडों को क्रम में व्यवस्थित करने का तरीका बताता है। तो पहले ट्रिक लिखते हैं, उसके बाद में सारे लिगेंड लिखते हैं और उन लिगेंडों को फिर प्रबल और दुर्बलता के आधार पर उनको भिन्न भिन्न करते हैं कि ये दुर्बल लिगेंड है, ये प्रबल लिगेंड है। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट देखना है कि क्या ट्रिक लिखी जाएगी। ट्रिक ये लिखी जाएगी, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। आई ब्रिटेन से सना, कल फिर ओह ऑक्सफोर्ड आई ब्रिटेन से सना, कल फिर ओह ऑक्सफोर्ड है। नीचे लिख लेना नास इधर नेहा, नास इधर नेहा पाए इनाम एनसीसी में। नास इधर नेहा इनाम पाए एनसीसी में। तो ये आपकी ट्रिक है और इस ट्रिक को आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि आई ब्रिटेन से सना, कल फिर ओह ऑक्सफोर्ड है, नास इधर नेहा इनाम पाए एनसीसी में। तो इसको हम लिखते हैं अब सारे लिगेंड किस रूप में लिखते हैं। आई ब्रिटेन का मतलब है BR से सेना, कल फिर के बाद में है ओह ऑक्सफोर्ड है। आई ब्रिटेन से सेना, कल फिर ओह ऑक्सफोर्ड है। नास, अब इसको आगे कंटिन्यू लिख लेना। नास, ये लाइन कंटिन्यू है तो इसको मैं कंटिन्यू लिख दे रहा हूं। नास, अब नास में लिखना है NCS, नास इधर के लिए लिख देना आप EDTA, नास इधर। इसके बाद में क्या है, नेहा के लिए क्या लिखेंगे NH3। उसके बाद है पाए प्रीडिन, इनाम एथिलीन डाइएमीन NCC। फर्स्ट N है उसका मतलब है NO2, सेकंड जो C है उसका मतलब है CN साइनाइड, और थर्ड C है उसका मतलब है कार्बोनिल। में यहाँ पे साइलेंट रहेगा। अब देख लो एक बार, आई ब्रिटेन से सेना, कल फिर ओह ऑक्सफोर्ड है। नास इधर नेहा पाए इनाम NCC। इसमें को क्या करना है, आपको साइलेंट लिखना है। तो ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक के अंदर ये जितने भी आपके लिगेंड है वे सारे लिगेंड आते हैं। इन्हीं लिगेंडों में दो टाइप्स है, एक तो प्रबल सत्र लिगेंड है, एक दुर्बल सत्र लिगेंड है। प्रिय साथियों, अब आपको एक चीज सोचनी, एक तो प्रबल है, एक कैसे है दुर्बल। जो लिगेंड्स टाइप है वे दो प्रकार के, एक तो प्रबल सत्र लिगेंड रहेंगे और एक कैसे रहेंगे दुर्बल सत्र लिगेंड। अब मेरे को ये बताओ, दुर्बल सत्र लिगेंड है, इन दुर्बल का मतलब है कि जिनसे दुर्गंध उत्पन्न होती है, जिनसे दुर्गंध उत्पन्न होती है।
जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जुराब पहनते हो कि नहीं पहनते हो? जुराब को हम क्या बोलते हैं? सॉक्स। क्या बोलते हैं? सॉक्स। SOX। सॉक्स मींस जुराब होते हैं कि नहीं होते हैं? जब जुराब गंदे हो जाते हैं तो क्या देते हैं? दुर्गंध देते हैं। क्या देते हैं? दुर्गंध। यानी ये जो सॉक्स हैं, ये सॉक्स वाले जितने भी लिगेंड हैं वह लिगेंड होंगे आपके दुर्बल लिगेंड। कैसे लिगेंड होंगे? दुर्बल लिगेंड। अब यहां पे देखना सॉक्स को, इसमें से सॉक्स को निकाल देना, बाकी जो बचेंगे वे कैसे बचेंगे? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो सॉक्स को याद कैसे रखना है कि जुराब गंदे होते हैं, जुराब का मतलब क्या? सॉक्स। सॉक्स गंदे होते हैं, दुर्गंध देते हैं, तो ये दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड है। अब देखो यहां पे ये जो आपके पास में S है, इस S का मतलब क्या है? S2- सल्फाइड है। उसके बाद में SCN, यानी इसमें जो भी आपके पास में लिगेंड दे रखेगा जिनमें S से शुरुआत हो रही है वह दोनों, तो 1 और 2, इसके अलावा किसी S से शुरुआत हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसके बाद में O में क्या है? OH OX OH OX, और एक आप इसी O के रूप में याद रख लेना H2O को। किसको याद रख लेना? H2O को। तो ये O आ गई। इसके बाद में क्या है? X। X का मतलब है हेलोजन समूह। हेलोजन समूह कौन है? आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। यही है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो 4 तो ये 1 2 3 और 4, 3 ये 2 ये सारे किस में आ जाते हैं? सॉक्स में आ जाते हैं। ये तो है आपके दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और बाकी जो बचे वे कैसे लिगेंड हैं? प्रबल क्षेत्र लिगेंड हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सॉक्स। क्या याद रखना है? सॉक्स। तो सॉक्स वाले हो जाएंगे आपके दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो इसमें कहने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक इधर वाले जो लिगेंड है ये तो दुर्बल क्षेत्र के हैं, और इससे आगे वाले लिगेंड है प्रबल क्षेत्र के लिगेंड हैं। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए। अब इसके बाद में जो लिगेंडों की प्रकृति है, इसमें हम आगे की बात करते हैं। वह आपका जो नया टॉपिक आता है वह आता है VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। देखो VBT को हम अच्छी तरह समझेंगे। इस ट्रिक को ध्यान रखना। इस ट्रिक से आपको कम से कम 4 टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा लिगेंड, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं कंपटीशन के लिए, कि निम्न में से कौन सा लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो आप इस ट्रिक से पहचान सकते हो, सारे लिगेंड इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि किसमें अनुचुंबकीय प्रकृति है, किसमें चुंबकीय प्रकृति है, किसमें निम्न चक्रण संकुल है, किसमें उच्च चक्रण संकुल है। तो ये सारी चीजें आप इन्हीं से ही क्लियर कर सकते हो। तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखना जरूर कि आई ब्रिटेन सेशना, कल फिर ओ है ऑक्सफर्ड है, नाश इधर नेहा इनाम NCC, इनाम नेहा पाए इनाम NCC में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में यदि हम बात करेंगे तो देखिए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे, VBT। देखिए बात करते हैं VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको बोलते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको शॉर्टकट में हम कह सकते हैं VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। अब देखो जो VBT है इसकी हम बात करते हैं कि जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है यह सिद्धांत सर्वप्रथम एक पोलिंग नामक वैज्ञानिक था, उसने दिया था। और पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने जो भी आपके पास में संकुल यौगिक होते हैं उन संकुल यौगिकों की ज्यामिति, जो ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, उस ज्यामितीय संरचना में हम ये कह सकते हैं कि संकरण व चुंबकीय गुणों की व्यवस्थित करने के लिए दिया था।
कि पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने जो भी संकुल यौगिक होते हैं उनकी जो ज्यामितीय संरचना होती है उस ज्यामितीय संरचना में संकरण एवं उनके चुंबकीय गुणों को व्यवस्थित करने के लिए सिद्धांत दिया था वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो वैज्ञानिक का क्या नाम था? पोलिंग। क्या नाम था? पोलिंग। तो पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया था और यह सिद्धांत पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था और यह संकुल यौगिकों की ज्यामिति के लिए, किसके लिए? संकुल यौगिकों की ज्यामिति के लिए दिया था और संकुल यौगिकों की ज्यामिति के लिए दिया था। और अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें क्या ज्ञात करने के लिए? संकरण ज्ञात करने के लिए या उसके चुंबकीय गुणों की प्रकृति बताने के लिए, चुंबकीय गुणों को व्यवस्थित करने के लिए सिद्धांत दिया गया था। अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि वीबीटी होती क्या है, इस अवधारणा में कहा क्या गया है। तो सबसे पहले इस अवधारणा हम ये कहेंगे कि यदि आपके पास में कोई संकुल यौगिक है, वह संकुल यौगिक केंद्रीय धातु परमाणु, उस संकुल यौगिक कौन सा धातु परमाणु? केंद्रीय धातु परमाणु अपने ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या उत्पन्न करता है? धनायन। अपना जितना भी ऑक्सीकरण अंक है उस ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन उत्पन्न करता है। अब इसके अलावा इसमें हम यह कह सकते हैं दूसरी चीज कि जो भी आपके पास में संकुल यौगिक होंगे वह संकुल यौगिक क्या करेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु है, उस केंद्रीय धातु परमाणु में जो भी लिगेंड है उन लिगेंडों के लिए क्या करेंगे? उसके बराबर रिक्त स्थान में sp,d आदि कक्षक क्या कर देंगे? रिक्त कर देंगे, खाली कर देंगे। ये भी उसके द्वारा एक विशेष चीज होती है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि यदि इसमें जो भी आपके पास में धातु संग्रहित रहेंगे उनके साथ अतिव्यापन करके वह सहसंयोजक बंध बनाएगा और सहसंयोजक बंध करके उसकी संरचना को क्या करेगा? निरूपित करेगा। अब संरचना को निरूपित करने के लिए वह कौन सा बंध बनाएगा? उपसहसंयोजक बंध की प्रकृति के रूप में पाया जाएगा। अब इसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं उनके बारे में हमें ये ध्यान देना है कि यदि धातु परमाणु से प्रबल लिगेंड जुड़ा है, कैसा लिगेंड? प्रबल लिगेंड। धातु परमाणु से यदि प्रबल लिगेंड जुड़ा होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। धातु परमाणु से कैसा लिगेंड है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा हुआ है, प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वे क्या हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे। एक तो विशेष इंपॉर्टेंट बात यह है। और यदि किसी धातु परमाणु से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा हुआ है, धातु परमाणु से कैसा जुड़ा हुआ है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा हुआ है। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा होने के कारण जो भी आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। यह चीज विशेष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं होगा? युग्मन नहीं होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं यदि धातु के आंतरिक कोश में, धातु के आंतरिक कोश में डी कक्षक है, डी कक्षक का मतलब यहां पे क्या है? वह है n-1। डी कक्षक का मतलब है यहां पे n-1d। यदि धातु के आंतरिक कोश में डी कक्षक यानी n-1 डी कक्षक भाग लेते हैं, यदि यह भाग लेता है तो यहां पे हमेशा निम्न चक्रण संकुल होता है। क्या होता है? निम्न चक्रण संकुल होता है। और यदि धातु के आंतरिक कोश में केवल कौन सा कक्षक भाग ले? डी कक्षक भाग ले। और डी कक्षक भाग ले अर्थात कौन सा हो? आंतरिक कोश नहीं होगा। कौन सा कोश होगा? यहाँ पे बाह्य कोश होगा। और बाह्य कोश में डी कक्षक भाग लेंगे और डी कक्षक भाग लेने के तहत हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कक्षक कैसा होगा? एनडी होगा। तो वहां पे कौन सा चक्रण होगा? उच्च चक्रण संकुल। कैसा होगा? उच्च चक्रण संकुल होगा। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है।
धातु परमाणु में प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड तो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। यदि आंतरिक कोश में डी कक्षक n-d की स्थिति में तो निम्न चक्रण संकुल होगा, और बाह्य कोश में डी कक्षक n-d की स्थिति में तो उच्च चक्रण संकुल होगा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके पास में संकरण प्राप्त होते हैं उस संकरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी कुछ निश्चित आकृतियां होती हैं, और उन आकृतियों को हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। जैसे आपके पास में संकरण आया DsP2, कौन सा आया DsP2, एक आया sp3, तो यहां पे आपके पास में जैसे संकरण आ गया DsP2 या sp3, तो DsP2 संकरण होगा, इसकी संरचना होगी वर्ग समतलीय। कैसी होगी? वर्ग समतलीय। sp3 है तो कैसी होगी? चतुष्फलकीय। तो ये इनकी निश्चित संरचना है कि DsP2 संकरण, सीधा सा आपको कंप्यूटेशन में क्वेश्चन मिला है कि DsP2 संकरण की संरचना कैसी होती है? तो वृक्क समतलीय होती है। और sp3 संकरण की कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। यदि आपके पास में संकरण दे रखा है sp3d2 या d2sp3, तो इसकी संरचना कैसी होती है? अष्टफलकीय। कैसी होती है? अष्टफलकीय। तो ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है किसमें? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में। ये इतनी सी बातें हैं कि एक तो धातु परमाणु प्रबल लिगेंड ए युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित करता है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है वह युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं करता है। आंतरिक कोश में डी कक्षक है तो निम्न चक्रण संकुल, और बाह्य कोश में डी कक्षक है तो उच्च चक्रण संकुल होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हम बात करते हैं भाई किस प्रकार से ये यौगिक पाए जाते हैं। देखिए, और एक वे आप चुंबकीय आघूर्ण के बारे में ध्यान रखना, जो प्रतिचुंबकीय और चुंबकीय। जैसे एक चीज और उसमें थोड़ी सी ऐड कर लेना कि यदि आपके पास में संकरण में इलेक्ट्रॉन युग्मन के बाद एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, यदि युग्मन हो गया और युग्मन के बाद एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो उसमें जो चुंबकीय प्रकृति होगी वह कैसी होगी? अनुचुंबकीय। चुंबकीय। और यदि इलेक्ट्रॉन युग्मन के बाद में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सभी क्या हो जाते हैं? युग्मित हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वे कैसी होगी? चुंबकीय। एक ये चीज ध्यान रख लेना। अब इन सब के बारे में भी बात करेंगे। जैसे आपको एक यौगिक दे रखा है CONH3 ये यौगिक दे दिया और यहां पे लिख दिया +3। अब देखो इसमें व्यवस्थित क्रम से आपको ध्यान करना है सारी चीजें। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कोबाल्ट है, CO है, कितने नंबर पे आता है भाई? 27 नंबर पे। 27 नंबर पे आता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हो? आर्गन 18। अब 18 के बाद में क्या आएगा? 3d7 4s2। ये क्या जाता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि इसको लिखें कि CO+3 के रूप में, तो +3 के रूप में लिखेंगे तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यही आपके पास में आर्गन रहेगा 3d। अब 2 तो एक इससे कम होगा, 3d6 4s0 हो जाएगा, 3d6 4s0। अब यहां पे आपको लिखना है इसका CO+3 के रूप में। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है? D है। D के लिए 5, 1 2 3 4। अब D के बाद में क्या है आपके पास में? 4s गया, तो 4s, ये कौन सा D है? 3D, 4s 4p, ये लिख दिया आपने। अब 4s और 4p लिखा है। अब यहां पे देखो कि आपके पास में जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन देख लो कितने? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, बाकी कुछ नहीं, ये 6 थे, 6 भर दिए। अब यहां पे बात आती है कि जो NH3 है ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है? कि आई ब्रिटेन से सना कल फिर ओह ऑक्सफर्ड है, नास इधर नेहा इनाम पाए NCC में।
तो इसमें यदि प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो उसका युग्मन होगा, और यदि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो उसका युग्मन नहीं होगा। तो ये किस में आता है? प्रबल क्षेत्र लिगैंड में। किस में आता है? प्रबल क्षेत्र लिगैंड में। NH3 प्रबल क्षेत्र लिगैंड में आता है, तो लिख देना NH3 एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। NH3 एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, और प्रबल क्षेत्र लिगैंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन का हम युग्मन कर देते हैं। युग्मन करने के बाद में यहां देखिए CO+3, यहां पे 3D 4S 4P 1 2 3 4 5 6 तक युग्मन करेंगे, देखना 6, ये हो गए 6, ये 2 रिक्त हो गए, ये 1 रिक्त हो गए, 3 रिक्त हो गए। अब आपके पास में NH3 कितने हैं भाई? कितने? 6 हैं, तो 6 में भरे जाएंगे NH3, तो 6 NH3 है। देखो यहाँ पे NH3 कितने हैं? 6 है, तो 6 के लिए आप यहाँ पे लिगेंड भरोगे, तो 6 के लिए लिगेंड भरने के रूप में आप क्या लिखोगे कि NH3 4 5 6 भर दिए। अब आपको सीधा से क्या लिखना है? संकरण लिखना है। क्या लिखना है? संकरण। अब संकरण लिखने के लिए सबसे पहले तो आप इसमें क्या लिखो? चुंबकीय गुण लिखो। क्या लिखो? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुणों में आपने क्या लिखा था कि यदि आपके पास में संकरण होने के बाद में इलेक्ट्रॉन युग्मन होने के बाद में यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं तो वे कैसा होता है? अनुचुंबकीय। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो वे कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। यहां पे सारे युग्मित हो गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो चुंबक की प्रकृति कैसी है? प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय प्रकृति है, प्रतिचुंबकीय। इसके बाद में संकरण। संकरण में ध्यान देना, 2 तो ये बच गए, 1 ये बच गया और 3 ये बच गए, तो D2sp3 संकरण। कौन सा संकरण आ जाएगा इसमें? D2sp3 संकरण है। अब D2sp3 संकरण आ गया। अब इसकी ज्यामिति और चक्रण की बात कर लेते हैं। देखो चक्रण में यदि हम कहें, चक्रण में होगा आंतरिक चक्रण, निम्न चक्रण संकुल। क्योंकि आंतरिक चक्रण में इसमें n-d का रूप है ना, नहीं है, यहाँ पे d है, तो n-d के रूप में है ना यहाँ पे, क्योंकि n-d के रूप में ये पहले 3d था, उसके बाद में आगे चल आंतरिक चक्रण। इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय। कितने हैं? 6। 6 के लिए आपने अष्टफलकीय ज्यामिति बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तो ज्यामिति अष्टफलकीय हो जाएगी। अब ज्यामिति अष्टफलकीय होने के बाद यदि आप इसकी संरचना की बात कर सकते हो तो शॉर्टकट में सीधी संरचना बना लो। जैसे आपने लिखा CO, यहां पे क्या लगा देना आप? NH3, ये NH3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी ज्यामिति संरचना। तो ये होता है आपके पास में कंप्लीट। एक बार से एक आपने एग्जाम्पल ले लिया और इसकी संरचना बना ली। एक मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल देता हूं, वह है FeH2O का होल 6+2। ये आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, और यदि कोई दिक्कत हो तो अगली क्लास में वापस इसे कमेंट में पूछ लेना, और इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम CFT की बात करेंगे, ये VBT संबंधित था। इस प्रकार जितने भी एग्जाम्पल हो उनकी ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात करना आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।